وائس کلیئر آ رہی ہے؟ یس سر آ رہی ہے. نیکسٹ ٹائم پہ ہم لوگوں نے کہاں تک کیا تھا؟ سر اڑیسہ کے پٹ چتر کے بارے میں آپ لکھ پا رہے تھے. شروع نہیں ہوا تھا کہ ہو گیا تھا؟ شروع ہو گیا تھا سر، 4-5 لائن لکھ گئی تھی. بتاؤ آخری لائن. سر یہ دکشن شैلی کی अलंकृतता अपभ्रंश शैली की अंतराल व्यवस्था विजयनगर शैली की आकृति विधान. ٹھیک ہے، سب کا یہاں تک لکھا ہوا ہے نا؟ کچھ لوگ ٹھیک ہے آگے لکھیے. وشال پیمانے پر بنائے جانے والے اس شیلی کے چتر پرایا ٹاٹ یا کپڑے پر بنتے تھے، جنہیں جگن ناتھ پوری آنے والے درشنارتھی ایوم پریٹک خرید کر لے جاتے تھے. ان چتروں کے وشے پرایا دھارمک آکھیانوں گیت گووند یا رادھا کرشن کے کتھنانک پر آدھارت ہوتے تھے. پرکتی چترن پرشٹھ بھومی میں
पृष्ठभूमि में बहुलता से हुआ है, जिसमें वृक्षों सर का पृष्ठभूमि में बहुलता मतलब बहुतायत में रहा है, बहुलता से हुआ है, जिसमें वृक्षों का चित्रण दर्शनीय है, जिसमें वृक्षों का चित्रण दर्शनीय है। ये प्रायः लोक शैली में साधारण रूप में लोक शैली में साधारण रूप से बनाए गए हैं। इसके बाद लिख लो नाथ द्वार के पटचित्र। नाथ द्वारा के पटचित्र। राजस्थान में स्थित नाथ द्वार का प्रमुख आकर्षण। राजस्थान में स्थित नाथ द्वारा का प्रमुख आकर्षण श्रीनाथ जी हैं, जो भगवान कृष्ण के एक रूप में है या विग्रह में है। यहाँ पर पूरे वर्ष लाखों यात्री दर्शन के लिए आते हैं। और इनके चित्र यानी श्रीनाथ जी के या भगवान कृष्ण के इस विग्रह के चित्र ले जाते हैं। सत्रहवीं शताब्दी में नाथ द्वारा जैसे छोटे कस्बे में बड़े पैमाने पर चित्रकला का विकास हुआ। सर हाँ, 17वीं शताब्दी में। जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। सर ये वाली लाइन दोबारा बोल दीजिए। हाँ, 17वीं शताब्दी में नाथ द्वार जैसे छोटे कस्बे में बड़े पैमाने पर चित्रकला का विकास हुआ। इसमें पिछवैयां या पटचित्र नाथ द्वारा कला की देन है। पिछवैया जी, जैसा कि हम लोग जानते होंगे, पिछवैया के बारे में कोई जानता है? यस सर।
सर जो पीछे जो पर्दे लगाए जाते हैं जो सजावट युक्त होते हैं उनको पिछवाई कहते हैं। हाँ, जैसे कि जो मूर्तियां रखी हैं और उसके पीछे का जो क्षेत्र है उसको पर्दे के नुमा कोई भी कलाकृति बना के या उससे संदर्भ में जो उसके पक्ष में जो भी चीजें हैं उसके पीछे के डिजाइन बना के जो हम उसमें चित्र बनाते हैं उनको ही हम पिछवैया कहते हैं। वो ज्यादातर कपड़ों के होते हैं और उसको पीछे यानी जैसे जो मूर्तियां या विग्रह हैं उनके पीछे लगा दिया जाता है अ, एक पृष्ठभूमि की तरीके से, उसको पिछवैया कहते हैं। इसमें पिछवैया या पटचित्र नाथ द्वारा कला की देन है। इन चित्रों को इन चित्रों को भगवान की प्रतिमा के भगवान की प्रतिमा के पीछे की भित्ति को सजाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। 20 से 25 फीट लंबी व चौड़ी ये पिछवैया कृष्ण लीला की झांकी, प्रकृति चित्रण, पशु पक्षी आदि पशु पक्षी आदि विषय वस्तु पर आधारित होती है। ये चित्र छोटे बड़े अनेक आकारों में बनते हैं। सर सर एक बार ये लाइन फिर से ये चित्र छोटे बड़े विभिन्न आकारों में बनते हैं। सर कृष्ण लीला की झांकी पशु पक्षी यहाँ से बता दीजिए। कृष्ण लीला की झांकी, प्रकृति चित्रण, पशु पक्षी आदि विषय वस्तु पर आधारित होते हैं। ये चित्र छोटे बड़े अनेक आकारों में बनते हैं। इसको बनाने की प्रक्रिया में कपड़े की सतह पर अब आज के समय में कागज का भी इस्तेमाल होता है। कपड़े की सतह पर गेहूं, अरारोट, चावल आदि के माड़ समझते हैं, जो इसका जब हम इसको पकाते हैं तो इसके ऊपर जो उसका जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको माड़ कहते हैं। चावल के माड़ का कलफ लगाकर कोयले या सिंदूरी रंग से रेखांकन किया जाता है। ब्रश के निर्माण में ब्रश ब्रैकेट में तुलिका के निर्माण में गिलहरी कामा बकरी कामा सुअर व घोड़े की गर्दन के बालों को उपयोग करते थे।
इसके पश्चात या इसके बाद टेम्परा पद्धति से टेम्परा पद्धति से टेम्परा पद्धति से रंगांकन कर कर छाया प्रकाश का छाया प्रकाश का प्रभाव देकर आवश्यकता अनुसार सोने व चांदी का बरक लगाया जाता है। अब ये चित्र जो है वो बहुत तरीके से निर्माण होता है, और सबसे पहली चीज़ है जो किस तरीके का उसमें धन इस्तेमाल हो रहा है, उसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर उनके मीडियम्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई धनाढ्य व्यक्ति उसको बनवाता है तो उसमें सोने और चांदी के वक्र का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। नॉर्मली हम किसी निम्न वर्ग के लिए बनाते हैं तो वो सस्ती चीज़ होने के लिए हम उनमें इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करके सिर्फ रंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से उसमें हर तरीके की आवश्यकता का अनुसार इसीलिए लिखाया गया कि जहाँ पर जिस तरीके का लगता है, जैसे कि अगर हमें ज़्यादा किसी विशिष्ट पर्पस के लिए बनाना है तो हम उसमें सोने के वर्क को लगाकर उसको और ज़्यादा सुशोभित कर लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हम अपने हिसाब से जिस तरीके की हमको आवश्यकता होती है प्रयोग करते हैं। अंत में इसे चिकने पत्थर के द्वारा घोटा जाता है। घोटने का मतलब क्या है कि पत्थर ले लिया और हमने जो भी काम करना था उसको करने के बाद उस कपड़े पे या उस पेपर पे हम उसको घिसते हैं, जिसकी वजह से उसमें एक चिकनापन, एक चमक आ जाती है, जिससे कागज या कपड़े का खुरदरापन खत्म होकर चमक आ जाती है। इन चित्रों में स्थानीय वस्त्र और आभूषणों का प्रयोग किया जाता है। आभूषणों में कड़े, कर्णफूल जो कानों में पहने जाते हैं, लौंग जो नाक में पहनी जाती है, अंगूठी, बाजूबंद आदि। मतलब ये आभूषण है जिनसे हम उन चित्रों को डेकोरेट करते हैं, जो यहाँ पे जैसी आवश्यकता अनुसार है। हम सिर्फ कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनमें नगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वही आवश्यकता के हिसाब से है कि जिस तरीके से हमको ज़रूरत है हम उसको उस तरीके से बना लेते हैं। ज़्यादा खर्चीला बनाना है तो उसमें हम हीरे जवाहरात जड़ देते हैं। ठीक है। वस्त्रों में पगड़ी, धोती, जूते, खड़ाऊ, साड़ी, घाघरा आदि वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। और इन चित्रों को सजाने के लिए बैल, तोता, बगुला, मोर, बैल, तोता, बगुला, सारस, मछली, गुलाब व कमल के पुष्पों, कदम के वृक्ष, आम, मौलश्री, कदम, आम व मौलश्री के वृक्षों का अंकन करके
वृक्षों का अंकन करके इन्हें अद्वितीय बनाते हैं। आज के समय में इन चीज़ों में हम जो आज की आधुनिक चीज़ें हैं उनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे ये तो पहले का सिस्टम है, जिस तरीके से हमें जैसा हमारे आसपास चीज़ें मिलती थी हम उनको बनाते थे, रंग भी हम निर्माण खुद से ही कर लेते थे। लेकिन आज के समय सारी चीज़ें हमको मिल रही होती हैं, तो हम उन चीज़ों में उन चीज़ों का जो रेडीमेड चीज़ें आती हैं हम उनका भी इस्तेमाल करके इनको कर लेते हैं। कुछ लोग तेल तेल रंगों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ पोस्टर कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो रंगांकन का जो पहला तरीका, पहले के तरीके थे, उनमें चीज़ों को करके आज अलग अलग तरीके के मटेरियल आते हैं, तो उसमें उन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए इनको डेकोरेट करने का काम करते हैं। लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट है, जिस जिस तरीके से उसका निर्माण किया जाता है, तो वो कृष्ण की झांकियों लीलाओं से संबंधित है। उसमें जो हमारे आसपास के पशु पक्षी हैं, वृक्ष हैं, उनको हम यहाँ पर रख के एक सरल और सजग संयोजन बनाते हैं, जिससे देखने में अच्छा लगता है। और क्योंकि ये सब जितने भी चीज़ें हैं, वो जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो यहाँ से जब दर्शन के लिए आते हैं उनको खरीद के ले जाते हैं। इसी तरीके से इन कलाकारों का जीविकोपार्जन होता है और ये कला पल्लवित विकसित होती रहती है। इसके बाद डाल लें तंजौर के पटचित्र। तंजौर के पटचित्र 17वीं 18वीं शताब्दी 17वीं 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों के संरक्षण में सुप्रसिद्ध संरक्षण में सुप्रसिद्ध तंजौर शैली के पटचित्रों का विकास हुआ। तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। हिंदू धर्म पर आधारित इन चित्रों में शिव, विष्णु तथा कृष्ण से संबंधित चित्रण अधिक हुए। इनमें भी कृष्ण के जीवन की घटनाएं या झांकियां कह लें, प्रिय विषय रहा है। इन पटचित्रों का निर्माण, आवाज सबको क्लियर जा रही है ना? यस सर, आ रही है। गति ज्यादा तेज तो नहीं है? आराम से लिख पा रहे हैं ना? सर कभी कभी थोड़ा सा होता है, बाकी तो ठीक है। ठीक है, थोड़ा तालमेल नहीं हो पाता। जब भी दिक्कत जी आए तो सर। दोबारा बोल सकते हैं, हम रिपीट कर देंगे। जी सर। इन पटचित्रों का निर्माण पूजा के लिए
इन पटचित्रों का निर्माण प्रायः पूजा के लिए होता था, जिन्हें पूजा गृह में ही रखते थे। लेकिन आज का जो परिवेश है वो बदल चुके हैं। आजकल लोग जो है अलग अलग जगहों पर भी रख लेते हैं। शुद्ध व सपाट रंगों के प्रयोग के साथ इन चित्रों में पृष्ठभूमि सदैव लाल तथा हरी रहती थी। आकृति का रेखांकन सुनहरे या गहरे लाल रंग से करके सुनहरे या गहरे लाल गहरे लाल रंग से करके चित्रों की सजावट में कांच के टुकड़ों को प्रयोग में लाते थे। चित्रण हेतु लकड़ी पर बिना धुला कपड़ा चिपकाकर आकृति का रेखांकन करके चाक पाउडर, चूना, गोंद व शहद मिलाकर लेप लगाते। फर्नीचर, साड़ी के बॉर्डर, वस्त्राभूषणों को इसी लेप की अनेक परतों द्वारा उभारा जाता था। इस पर कीमती पत्थर, मोती, कांच आदि लगाकर रंगांकन किया जाता था। अब इसमें क्या है, जैसे कि आज के समय में चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि पहले के टाइम में जो चीज़ें हमारे आसपास मिलती थी हम उनका इस्तेमाल करते थे, आज वही चीज़ें दूसरे रूपों में इस्तेमाल कर ली जाती हैं। तो इस चॉक पाउडर की जगह आजकल लोग सिरेमिक पाउडर आता है, और भी कई तरीके की क्ले आती हैं, उनको कोन बना के जैसे मेहंदी लगाते हैं, उसी तरीके से हम इनके ऊपर उसका डिज़ाइन बना लेते हैं। जो भी हमारे डिज़ाइंस हैं वस्त्र के या फर्नीचर के या और भी जो चीज़ें जिनको हम उभार युक्त दिखाना चाहते हैं, और उन लेयरों को लगाने के बाद में
پھر اس کے اوپر رنگ سے یا سورن برق سے یا کسی بھی طریقے سے پھر اس کو اس کے اوپر چپکا کے، اور جو نگ جہاں پر اگر ہم کو لگانے تو ہم ڈیزائن اسی طریقے سے بناتے ہیں، پھر ان نگوں کو یا جو بھی کانچ کے ٹکڑے ہیں ان کو ہم اسی پہ چپکا لیتے ہیں۔ تو اس اور پھر جو بھی ہمارا چتر ہے، جیسے کہ کرشن کے اوپر بنا رہے ہیں، شیو کے اوپر بنا رہے ہیں، تو ان کو ہم کلر کے مادھیم سے رنگ کر لیتے ہیں۔ اور رنگ کرنے کے طریقے وہی ہیں جیسے کہ ہم کرتے ہیں، سپاٹ رنگ بھر کے اس کو ہم خوبصورت بنا لیتے ہیں۔ تنجور گلاس پینٹنگ، تنجور گلاس پینٹنگ کا بھی پرمکھ کیندر رہا ہے۔ تنجور گلاس پینٹنگ کا بھی پرمکھ کیندر رہا ہے۔ اس پدھتی میں سادے کانچ پر ٹیمپرا تکنیک سے اپاردرشی گاڑھے رنگ بھرتے تھے۔ ریکھانکن، آبھوشن تتھا अन्य باریکیاں ڈیٹیلز کو پہلے ہی انکت کر لیا جاتا، ارتھات چتر کو انتم روپ دینے کی پرکریا کے پشچات پیچھے سے سپاٹ رنگ بھر جاتے تھے۔ انت میں بچے ہوئے کانچ کو سنہرا ورق یا چاندی کا ورق لگا کر چمکا دیا جاتا تھا۔ یہ تکنیک سادھارن پدھتی سے وپریت تھی۔ تنجور شیلی، حیدرآباد، کوڈپا، کرنول، میسور، تنجور، مدورئی۔ تنجور شیلی، حیدرآباد، کوڈپا، کرنول، میسور، تنجور، مدورئی، تروچیراپلی آدی استھانوں پر اپنی استھانیہ وشیشتا لے کر وکست ہوئی۔ یہ جو بھی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر، یہ ہماری آدھنک کلا کی ایک پورو پیٹھیکا کے روپ میں ہے کہ کس طریقے سے جب پہاڑی شیلی اور جتنے بھی لگو چترن شیلی تھی وہ دھیرے دھیرے اپنے ہراس پر تھی، اور
कुछ स्थानीय कलाएं जो कि उन मंदिरों के आधार पर स्थापित थीं और पल्लवित और पोषित हो रही थी, जिनके आधार पर हम यहाँ पर जिनको हमने विभक्त करके अलग अलग तरीके से पढ़ा। अगर हम देखें तो जितनी भी ये चीजें बनी या बढ़ी, वो ज्यादातर धर्म में आस्था होने की वजह से आसपास के जो धार्मिक बड़े केंद्र से वहां पर विकसित हुई। लोग आए, लोगों ने चीजें खरीदी और कलाकारों ने, क्योंकि उनको धनोपार्जन हुआ उसके जरिए, तो उन्होंने उसको और प्रचार प्रसार किया, उसमें नई नई चीजों का संयोजन किया। इस तरीके से जो वो कला एक अपनी तरीके से चलती रही, और जो धीरे धीरे आने वाली कला के एक बदलते स्वरूप का परिचायक थी, किस तरीके से चीजें उपयोग के लिए बन रही थी, बाजार के लिए बन रही थी। तो ये सारी चीजों, इसलिए यहाँ पर इन चीजों का भी जिक्र करना कि क्योंकि अगर हम देखेंगे तो 17वीं शताब्दी के आसपास हर जगह पे इसी तरीके से कुछ चीजें अलग अलग तरीके से अपने स्थानीय गुण के आधार पर बन रहे थे। फिर विदेशी चित्रकारों का आगमन हुआ और एक नई शैली का निर्माण हुआ, जिसको हम कंपनी शैली या पटना शैली के नाम से जानते हैं। और कंपनी शैली को इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस समय अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर आगमन हुआ और उन्होंने अपने व्यापार के प्रचार प्रसार के लिए कलकत्ता को पहले चुना, फिर धीरे धीरे पटना को अपना क्षेत्र बना लिया। और क्योंकि जो उनके अधिकारी आते थे उनमें से कुछ कलाकार भी हुआ करते थे, वो अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करते, और इस तरीके से एक नई शैली जो कि यूरोपीय शैली के नक्शे कदम पर वहाँ की चीज़ों को देखते हुए बनी, जिसको कि हम पटना शैली के नाम से भी जानते हैं, कंपनी शैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लीजिए, कंपनी शैली, पटना शैली या कंपनी शैली। इस शैली का इस शैली का ऐतिहासिक ऐतिहासिक उद्भव उस युग में होता है जब भारत में जब भारत में 18वीं शताब्दी के जब भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तरार्ध में अंग्रेजों की एक व्यापारी कंपनी, ब्रैकेट में लिख लें ईस्ट इंडिया कंपनी, अपना अस्तित्व बना चुकी थी। और इसकी आड़ में अंग्रेजी सत्ता ने भारत के सामाजिक अंग्रेजी सत्ता ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में अब जड़ें जमा ली। ये प्रथम चतुर्थांश
19वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश तक भारत पूर्ण रूप से अंग्रेजों के स्वामित्व में आ चुका था और राजा महाराजा तथा नवाब आदि अपनी हीन आर्थिक दशा में निर्वाह कर रहे थे। इस प्रक्रिया में आश्रित कलाकार यहाँ तक, इससे मतलब है कि जो कलाकार इन राजा महाराजाओं के या नवाबों के साथ में रह के दरबार में रह के काम कर रहे थे, अब उनका जो जीविकोपार्जन था वो बड़ा मुश्किल हो चुका था। तो उसके लिए ये अलग अलग क्षेत्र गए। जीविकोपार्जन हेतु नए आश्रय पाने के लिए अन्य स्थानों पर चले गए। इस प्रकार बहुत से कलाकार लखनऊ, हैदराबाद, बनारस, मथुरा, मैसूर, आदि सुसंपन्न व्यक्तियों के स्थानीय दरबारों में आश्रित हो गए और अपने चित्रण कार्य को जारी रखा। अंग्रेजों की व्यापारिक कंपनियों के व्यापारियों तथा अन्य उच्चाधिकारियों का समर्थन सर ये एक लाइन फिर से बोल दीजिए। इस समय अंग्रेजों की व्यापारिक कंपनी के व्यापारियों तथा अन्य उच्चाधिकारी वर्ग का समर्थन कलाकारों को मिलता रहा। इन्होंने कलाकारों को अर्ध यूरोपीय ढंग पर लघु चित्र, व्यक्ति चित्र,
तथा अन्य कलाकृतियां बनाने के लिए तथा अन्य कलाकृतियां बनाने के लिए प्रेरित किया। तत्कालीन पटना तत्कालीन पटना प्रत्येक दृष्टि से तत्कालीन पटना प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण अंग्रेजी प्रशासन तथा व्यापार का तथा व्यापार का विशिष्ट केंद्र व्यापार का विशिष्ट केंद्र व्यापार का विशिष्ट केंद्र बन गया था। यहाँ के धनाढ्यों अंग्रेजी व्यापारियों तथा पदाधिकारियों के आश्रय में ये कलाकार एंग्लो इंडियन स्टाइल में चित्रण करने लगे थे, जिसको कि हम अर्ध यूरोपीय ढंग से या पूर्व और पश्चात ईस्ट और वेस्ट पूर्व पश्चात यानी पूर्वी कला और पाश्चात्य कला मिश्रण के आधार पर पशु पक्षी कामा प्रकृति चित्र कामा लघु चित्र भारतीय जनजीवन से संबंधित ब्रैकेट में लिख सकते हैं अंग्रेजों के अधीनस्थ भारतीय दासों एवं सेवकों के दीनहीन जीवन का प्रकटीकरण एवं ब्रैकेट क्लोज कर लेना अपने और पारिवारिक लोगों के व्यक्ति चित्र। ये चित्र विदेश भेजे जाते
अपितु भारत में पाश्चात्य कला को बढ़ावा देने के लिए अपितु भारत में पाश्चात्य कला को बढ़ावा देने के लिए पाश्चात्य कला को बढ़ावा देने के लिए अनेक अंग्रेज अधिकारी अपने साथ चित्र एवं फोटो भी लाते थे और भारतीय कलाकारों को उन कलाकृतियों का अनुकरण तथा उनमें निहित शैली को अपनाने का भी आदेश देते थे। पाश्चात्य चित्र यथार्थवादी वास्तविकता से प्रेरित तथा सजीव दिखते थे। उनमें गहराई, उभार, वस्त्रों का यथापूर्ण अंकन, आकृतियों में रंगों के विशेष प्रयोग द्वारा छाया प्रकाश तथा आकृति परक। सर हाँ, सर ये लाइन फिर से बोल दीजिए। उनमें गहराई, उभार, वस्त्रों का यथार्थपूर्ण अंकन, आकृतियों में रंगों के विशेष प्रयोग द्वारा छाया प्रकाश तथा आकृति परक ठोसपन का आभास, विस्तृत वर्ण विधान, रेखाओं के विविध ढंग, पौने दो चश्म की प्रचुरता, आकृतियां प्रायः
निचले क्षितिज तल के सम्मुख स्थित होती थी। आकृति प्राय निचले क्षितिज तल के सम्मुख स्थित होती थी। मतलब ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब हम चीजें पढ़ चुके हैं पहले, क्योंकि हमने वेस्टर्न आर्ट पढ़ा हुआ है, पाश्चात्य कला शैली देखी है, समझा है कि किस तरीके से यथार्थवादी चित्रण होते थे, किस तरीके से पाश्चात्य शैली में रंगों का और परिप्रेक्ष्य का इस्तेमाल किया जाता था। वही सारी चीजें जब भारतीय कलाकारों को करने के लिए विवश किया जा रहा था या उनको प्रेरित किया जा रहा था, कि जिससे कि वो इन कलाओं को समझें और जो कार्य कर रहे हैं उसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने हिसाब से करें। तो जो ये टेक्निक थी, इसलिए वो मिश्रित सी हो गई, जिसको अब हम लोग अगले क्लास में आगे लिखेंगे, फिर समझेंगे कि किस तरीके से इसका एक नया स्वरूप आया, जो कि भारतीय और यूरोपीय पद्धति का मिक्स था, जिसको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, कल फिर